नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में शिक्षा मित्रों की भर्ती का मामला सामने आया था, जिसमें 69,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सामने आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कट ऑफ को भी सही ठहराया और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी डाली गई थी उसे खारिज कर दिया है। तो आपको बता दें कि 69,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए उसके खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। तो आपको बता दें कि जो राज्य सरकार के कट ऑफ की बात सामने आई थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश देकर विराम लगा दिया। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पहले घोटाले की बू आई, उसके बाद इस मामले की जांच हुई, कई सेंटरों को खरीदे जाने की बात हुई, कई अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किए, राजधानी लखनऊ की सड़कों पर लाठीचार्ज तक हुआ, लेकिन अब जाकर सर्वोच्च न्यायालय ने जो अंतिम कट ऑफ है, जो सरकार के द्वारा अंतिम कट ऑफ के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, उस पर मोहर लगा दी है। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के एक लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे और लगातार लगभग सरकार ने 31,000 कुछ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन बाकी के बचे पदों पर अब अधर में लटके हुए ये पद, अब जाकर ये रास्ता साफ हो गया है। जो और चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की मंशा पर मुहर लगा दी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। और चलिए सीधा रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के देवरिया में दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया और ग्राहक सेवा केंद्र संचालन की हत्या कर दी गई। तो आपको बता दें कि बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इसी के साथ आपको बता दें कि बदमाशों की तलाश में अब पूरी पुलिस जुट चुकी है और यूपी पुलिस पर एक बार फिर से सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से यूपी में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में साफ तौर पे यही लगता है कि अपराधी यूपी में मस्त है और यूपी पुलिस पूरी तरीके से पस्त दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि ग्राहक सेवा केंद्र संचालन की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, जिसके चलते एक बार फिर से यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। बदमाशों ने गोली मारकर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की हत्या कर दी थी और ऐसे में अब भले ही पुलिस प्रशासन की तरफ से बदमाशों की तलाश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यूपी पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों यूपी में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि उन्हें ना ही पुलिस का खौफ है, ना ही प्रशासन का खौफ है और आए दिन इस तरीके के आपराधिक मामलों को बदमाश अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूपी के देवरिया से ये पूरा मामला निकल के सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है और अब खबर ये है कि पुलिस प्रशासन लगातार बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली खबर को लेकर। किसानों को लेकर सरकार काफी गंभीर है और इसको लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने किसानों की समस्याओं को लेकर कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी से खास बातचीत की। देश में रबी की फसल की बुआई का समय है। गेहूं को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं खाद और बीज के लिए, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं अपर मुख्य सचिव गृह श्री देवेश चतुर्वेदी सर। चतुर्वेदी जी,
बुआई का समय है गेहूं की, क्या तैयारियां हैं जिससे किसानों को परेशानी न हो खाद बीज को लेकर खास तौर हम पर? लोगों ने राज्य स्तरीय और मंडल स्तरीय गोष्ठियां की हैं और उसमें सारी तैयारी हमें पूरी हैं। लगभग 130 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबी की फसल होती है, जिसमें से करीब करीब 100 लाख हेक्टेयर तो केवल गेहूं की होती है, बाकी और दलहन तिलहन की होती है। तो उसको पूरी तरह से हम लोग तैयार करने के लिए हम लोगों ने खाद की व्यवस्था जो है, डीएपी है, यूरिया है और बाकी जो खाद होती है आवश्यक, उसकी व्यवस्था हो रही है। टारगेट के अनुसार हमें पास पहुंच रही है, जो कि जनपदों में उपलब्ध कराई जा रही है। और बीज की भी व्यवस्था, जो हमारे राज्य की योजनाओं के बीज हैं और साथ ही साथ जो निजी सेक्टर के हैं, वो पर्याप्त व्यवस्था है और उसकी बिक्री भी आरंभ हो गई है। और इसके अतिरिक्त जो हम लोग को सिंचाई वगैरह की जो व्यवस्था है, रबी में सिंचाई प्रधान होती है खेती, तो उसको भी हम लोग ट्यूबवेल से हो चाहे नहर से हो, उसकी सिंचाई के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि हमारे कृषक भाइयों बहनों को कोई दिक्कत ना हो। सर एक और बड़ा मुद्दा है कि पराली को जलाया जा रहा है, किसान नहीं मान रहे हैं। अलग अलग जिलों से जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें दो बड़े नुकसान होते हैं। एक तो जो उपजाऊ मिट्टी है उसका क्षरण हो जाता है, उसका नुकसान होता है, और दूसरा प्रदूषण। तो इसको कैसे रोकने के लिए क्या हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमारे इनफैक्ट कृषक भाई बहन जो है इस बात को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि पराली जलाने से प्रदूषण के साथ साथ मृदा की शक्ति भी कम होती है और उसका जो अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो उसके पोषक तत्व में ख़त्म होते हैं। इसलिए अन्य राज्यों के सापेक्ष भी और हमारे राज्य में भी पिछले 3-4 वर्षों के सापेक्ष काफ़ी कम पराली जली हैं, बहुत कम लोगों ने किया है। लेकिन जहाँ जहाँ भी हो रहा है वहाँ हम लोग बहुत अच्छी तरह से प्रचार अभियान चला रहे हैं और प्रचार अभियान चला के हम लोगों के जो नए तरीके हम लोगों ने कई ज़िला प्रशासन ने अभिनव प्रयोग किए हैं। जैसे एक है पराली 2 खाद ले जाओ, गोबर की खाद ले जाओ। फिर एक मनरेगा से कन्वर्जेंस करके हम लोग खाद के गड्ढे खुदवा के या पराली को अपने उनके खेतों में ही डिकम्पोजर जो IRI पूसा से आया है वो हम लोग ने 2.5 लाख से भी अधिक वितरित किए हैं। उसके माध्यम से पराली का प्रबंध बहुत अच्छी तरह से खाद बना के हो जा रहा है। गौशाला में भी पराली को भेजा जा रहा है। इस तरह से हम लोग करके हम लोग का प्रयास चल रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में पराली की घटनाओं में कमी आई है और ज़्यादातर कृषक भाई बहन जो हैं उसमें और वैकल्पिक तरीके से एग्रीकल्चर मशीनरी जो अनुदान पे दी है उसका प्रयोग करके प्रबंधन कर रहे हैं। सर एक और समस्या देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जो बनारस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो संसदीय क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जो धान की खरीद होती है सरकारी क्रय केंद्रों पर 23 लाख कुंतल बनारस से होती है। लेकिन इस बार हम बनारस या और कई जिले देख रहे हैं, बाराबंकी, किसान क्रय केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में दिक्कत क्यों हो रही है सर? क्या खरीद जो है, सरकारी खरीद का जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा? देखिए ऐसा है, जो अभी जो खरीद आरंभ हुई थी तो गत वर्ष जहां पर करीब 70 लाख कुंटल खरीद हुई थी, आज तक अभी करीब करीब 120 लाख से भी अधिक कुंटल हमारे हो चुकी है, जो कि पिछले साल से करीब करीब दुगने के आसपास है। और ये खरीद हर जगह 4000 से अधिक क्रय केंद्र हमारे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्योंकि कटाई विलंब से होती है, कई जनपदों में तो अभी कटाई शुरू ही हुई है, तो धीरे धीरे करके वो सारे किसान जो कटाई करके लेके आएंगे तो हमारी खरीद होगी। ज़ोरों से खरीद पे पूरा ध्यान है, मॉनिटरिंग हो रही है और ये कहा गया है कि किसी भी दशा में जो किसान भाई और बहन अपना खरीद लेके आते हैं उनका जो है व्यवस्था पूरी हो, उनको वापस न लौटाया जाए। और कुछ दिन और कुछ कांटे आरक्षित कर दिए गए हैं हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स की, लघु सीमांत कृषकों के लिए। वो आ सकते हैं, आउट ऑफ टर्न आके भी वहाँ पर वो धान दे सकते हैं और खरीद हो रही है। और हम लोग नज़र रखे हुए वरिष्ठ अधिकारियों का भी निरीक्षण जो है खाद्य विभाग और उनके माध्यम से हो रहा है, जिला प्रशासन के माध्यम से। सरकार की तरफ से और आपकी तरफ से बेहतर इंतजाम और तमाम अच्छी नीतियां लागू की गई हैं, लेकिन जिले स्तर पे बड़ी कमियां देखने को मिल रही हैं। किसान परेशान होता है, उसकी खरीद नहीं हो पाती है। ये इसकी मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं सर कि किसानों को दिक्कतें ना हो? देखिए, मुख्य रूप से जो हमारी एजेंसी जो खाद्य विभाग के अधीन आती हैं वो और जिला प्रशासन इंस्पेक्शन करके जाके और उसका रिव्यू करके, और हम लोग के जो हेल्पलाइंस हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी शिकायतों की हेल्पलाइन है और उनसे भी फ़ोन करके पूछा जा रहा है। और जहाँ भी ऐसी दिक्कतें आती हैं वहाँ एक्शन भी लिया जा रहा है और वहाँ पर जो है टाइट इंस्पेक्शंस हो रहे हैं
और जहां पर कोताही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, जिससे कि खरीद चलती रहे लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आप थे देवेश चतुर्वेदी सर, एसीएस कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन है। उनका साफ तौर पर कहना है चाहे धान खरीद की बात हो या फिर रबी के फसल की बुआई की बात हो, सरकार की तरफ से किसानों के लिए यानी अन्नदाता के लिए तमाम बेहतर इंतजाम किए गए हैं और जहां कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है वहां पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज। बुलंदशहर के जहांगीरबाद में रेप पीड़िता की मौत के बाद से घर में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही ये भी आपको बता दें कि रेप पीड़िता ने सुनवाई ना होने पर बीते दिन खुद को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में दिल्ली पहुंचाया गया। हालांकि यहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं जानकारी के मुताबिक दोपहर बाद पीड़िता का शव गांव में पहुंचेगा। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर योगी सरकार प्रदेश में जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयासरत है, तो वहीं महिलाओं के साथ अपराध रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। अश्लील वीडियो बनाने और बेचने के आरोप में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जेई को निलंबित कर दिया है। जेई के ऊपर 50 से ज्यादा नाबालिग बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उनको पॉर्न साइट पे बेचने के आरोप लगे हैं। आरोपी जेई को आज सीबीआई बांदा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था और साथ ही ये भी बता दें कि आरोपी जेई से सीबीआई ने रात में भी पूछताछ की थी। राममोहन जैन जी ने हमारे को यहाँ कार्यरत था, उसी के नंबर का लेटर बनाया जा रहा है। सीबीआई ने एक लेटर दिया है, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसी के तहत लेटर कार्रवाई की जाएगी। किन आरोपों में गिरफ्तार किया है, कुछ डिटेल है? अब वो पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया उन्होंने। तो आप लोगों को कुछ पता नहीं लग पाया? हम लोग कुछ नहीं पता चला। बालकों के उत्पीड़न के लिए हेल्पलाइन के बारे में लगातार जानकारी दी जाती है, जिसमें 1098 पर कोई भी कंप्लेंट किसी भी बालक अथवा बालिका द्वारा की जा सकती है और इसका संज्ञान लिया जाता है। कोई भी मामला ऐसा जो सोशल मीडिया पर चलता है, उसकी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हमारी सोशल मीडिया की टीमों के द्वारा की जाती है, लेकिन उसके द्वारा ये मेल के द्वारा, डार्क वेब के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था, जिसमें हमारे अभी जो कर्मचारी हैं वो नहीं काम करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इस तरह का एक केस ये जिसमें सामने आया है, इसको भी हम अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ाएंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार सवारियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए तालग्राम CHC भर्ती कराया गया है। आज सुबह 7 बजे हमारा हाईवे पर 175वें किलोमीटर पर एक बस जो लखनऊ से आगरा की तरफ जा रही थी वो पलट गई। उसमें बस के ड्राइवर की डेथ हो गई और 4 अन्य लोग घायल हुए थे, जिनको CHC तालग्राम पर हम लोगों ने भर्ती करा दिया था, वो ठीक है। प्रयागराज जिले के पसना गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई थी और पेड़ से टकराने के बाद कार में आग लग गई, जिस कारण कार में बैठे 3 लोग जिंदा जल गए। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुजफ्फरनगर के मेरठ करनाल हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि 25 नवंबर को मृत युवक की शादी होनी थी और शादी से पहले वह गांव में देवी पूजन के लिए अपनी मां के साथ जा रहा था कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक की मां को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मनोज कुमार सर। मनोज जी, सड़क हादसा हुआ है, क्या है मामला? ये सड़क हादसा हुआ जी, ये अपने घर जा रहे थे बाथरूम उतरने के लिए, और जो है पीछे से मारुति वैन आई, उससे टक्कर मार कर निकल गई। फिर क्या हुआ? फिर जो है अपनी जो है शादी थी इसकी 25 तारीख की, उसके बाद जो है यहाँ से अस्पताल में आए बुलाना, और डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने जो है एक्सपायर होगा, इसकी मम्मी जी का जज होता है उन्हें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नेशनल हाईवे 24 पर बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। बस पंजाब से कामगारों को लेकर बिहार जा रही थी और हादसे में 2 कामगारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कोई एक्सीडेंट हो गया पूरा बांस का। किससे हुआ था एक्सीडेंट? वो ड्राइवर पूरा पीकर दारू चला रहा था ना। ड्राइवर नशे में था? हाँ, पूरा नशे में चला रहा था। कहाँ पर हुआ ये हादसा? भाई मुरादाबाद, क्या नाम है इसका? बस में कितने लोग थे? हाँ सर, बस में कितने लोग थे? कितने लोग थे बस के अंदर? 78 लोग। हाँ, सब घायल हो गए? सब घायल है। क्या करने आ रहे थे आप? हाँ, कहाँ जा रहे थे आप? बिहार। हादसा हुआ ये 0.7 पे हादसा हुआ है। बस लुधियाना पंजाब से आ रहे थे, जिसको बेतिया बिहार जाना था, और सारे लोग एक ही जिले के हैं, तो बस में बैठे हुए थे, और एक ट्रक जो रामपुर से आ रहा था, उसको मुरादाबाद शहर में जाना था। बस वाले ने, जिसका गाड़ी पे नियंत्रण नहीं था, ऐसा लोगों ने बताया कि वो नशा किया हुआ था, शायद एल्कोहल पिया हुआ था, उसने टक्कर मारी और बस जो है जाके सीधे उधर दीवार तोड़ती हुई और डिवाइडर पार करके में मतलब बस से एक्सीडेंट हुआ, और उसमें लगभग जो है वो दो लोगों की तो डेथ हो गई है। एक जो है यहाँ पे सीरियस है, बाकी लोगों को 5 को थोड़ा हायर सेंटर रेफ़र करने की बात है, और 12 लोग ऐसे हैं जो प्राथमिक उपचार के बाद जिनको मतलब छुट्टी दे रहे हैं, और कुल मिला के 40 के आसपास लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई माइनर इंजरी भी नहीं है। तो हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं। बात हो गई है, जिस ट्रांसपोर्ट की बस थी उसके ट्रांसपोर्टर से बात हो गई है, और हमारे साथ क्षेत्राधिकारी भी हैं वहाँ के, तो बात हो गई है। और वहीं चित्रकूट में जगत गुरु के पद को लेकर संतों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। चित्रकूट के निर्मोही अनी अखाड़े के गोलोक वासी श्री महंत स्वर्गीय राम आश्रय दास जी को 13वीं पुष्पतिथि के अवसर पर आज भंडारे का आयोजन किया गया था, और इस कार्यक्रम में तीनों अखाड़ों के महंतों के साथ साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी महाराज भी आमंत्रित थे। बैठक के दौरान निर्मोही अनी अखाड़े के महंत स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज ने चित्रकूट कामदगिरी पीठ के स्वामी राम स्वरूप आचार्य को फर्जी जगत गुरु करार देते हुए कहा कि चित्रकूट में अगर कोई जगत गुरु है तो वो स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज हैं। बैठक में कहा गया कि राम स्वरूप आचार्य जी महाराज ने जगत गुरु पद की गरिमा का पालन नहीं किया है, इसलिए वह जगत गुरु के पद के काबिल नहीं है। चित्रकूट धाम पे और जो जगत गुरु को लिखा है, ऐसे थोड़ा जगत गुरु की परीक्षा होती नहीं, उसकी योग्यताएं होती है, वैसे कोई जगत गुरु बनता है। और कामदगिरी का कोई जगत गुरु बनेगा? कामदगिरी का कोई पीठाधिपति बनेगा? सोचो, कामदगिरी भगवान है, अब भगवान का कौन पीठाधिपति बनेगा बताओ? चित्रकूट में केवल एक ही है जगत गुरु परम पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज ही जगत गुरु मान्य है। बाकी कामतनाथ महाराज के जो राम स्वरूप दास महाराज हैं, उनको तीनों अनियों ने अमान्य कर दिया है, क्योंकि उन्होंने परंपराओं का पालन नहीं करते हुए अपने मनमुखी रूप से उन्होंने जगत गुरु लिखना शुरू किया। चित्रकूट में केवल कामदगिरी कामदनाथ ही जगत गुरु हैं, न राम भद्राचार्य कोई जगत गुरु है, न राम स्वरूपाचार्य जगत गुरु हैं। राम भद्राचार्य भी प्रतिनिधि हैं, मैं भी प्रतिनिधि हूँ कामदनाथ का, इसलिए और मैं ओरिजिनल दस्तावेजों के आधार पर कामदानाथ प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए रजिस्टर्ड तो मैं ही चित्रकूट का श्री कामदनाथ जी का पीठाधीश्वर भी हूं, और कामदनाथ जी जगत गुरु हैं तो उनके प्रतिनिधि के नाते मैं जगत गुरु हूं। सीधी सी बात है, वो विकलांग है, नेत्रहीन है, नेत्रहीन से बात क्या करें जिसके अंदर देखने का ढंग नहीं है, कुछ नहीं है कि कौन है, किससे बात कर रहे हैं, तो उनसे बात करने में क्या फायदा है? और करना चाहते हो तो खूब करें प्रेम से, क्या दिक्कत की बात है?
लेकिन सकारात्मक बात करेंगे तो मैं बात करूंगा, सकारात्मक और नकारात्मक बात करेंगे तो मैं इससे कोई बात नहीं करूंगा। उनसे पूछिए जाके, रावण ने वेदों पर भाष्य किया है, क्या उसे जगत गुरु मान रहे हैं? और रावण अगर जगत गुरु है तो रामभद्राचार्य जगत गुरु हैं। पूछिएगा उनसे जाकर के कि रावण ने क्या वेदों पर भाष्य किया? जो वेदों पर भाष्य करता है वो जगत गुरु यदि होता है तो रावण ने वेदों पर भाष्य किया। बाराबंकी में धान क्रय केंद्रों पर किसानों की धान खरीद न होने से परेशान किसान आक्रोशित होकर आज धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को शाम 4 बजे तक धान क्रय केंद्र चालू कराए जाने की मांग की और कहा कि अगर 4 बजे तक क्रय केंद्र चालू नहीं हुए तो सभी किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। किसान नेताओं ने जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राइवेट राजस्व लेकर सुबेहा से क्रय केंद्र से काटा हटा दिया गया और किसानों की चेतावनी के बाद अपर जिलाधिकारी ने पहुंचकर धान खरीद के लिए कांटे बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे संतुष्ट होकर किसानों ने धरने को समाप्त किया। राशन नहीं मिला है, कल से ये जो है 8 कांटे भारतीय किसान यूनियन भानु के जो किसान भाई हैं उनको दे रहे हैं। 3 कांटे यहाँ मंडी में, नवीन मंडी में, और 3 कांटे सफदरगंज में और 2 कांटे फतेहपुर में। जो एक्स्ट्रा कांटे हैं जो हमारे किसान भाई जिनके धान यहाँ पर लगे हुए हैं, यही धान तौल वहाँ पे की जाएगी नंबरिंग के हिसाब से। क्या लगता है कि इसमें किसान संतुष्ट है? अब जो हमारे साथ में किसान भाई थे, मैंने इनसे पूछ कर ये लिया है फाइनल डिसीजन कि हाँ अगर आप संतुष्ट हो तो हम संतुष्ट हैं। किसान भाइयों ने अगर नहीं धान सही से तौला जाता है तो क्या करें? अब धान जब कांटे मिल जाएंगे, कांटे हमारे हैं, जितनी तौल जो कांटे का मानक होता है उसके हिसाब से वक्त तो लगेगा। 400 टाली 500 टाली धान है, एक दिन में तो हो नहीं जाएगा। ये हम भी जानते हैं, हमारे किसान भाई भी जानते हैं, लेकिन ये कम से कम ये तो पक्का है कि हमारा धान तौल जाएगा। 2 दिन में हमारा धान तौल जाएगा, 3 दिन में हमारा धान तौल जाएगा, ये फाइनल तो हो गया। धान है वो उसका तौल होगा, इसके हमें जो है डॉक्यूमेंट्स ले दीजिए, पतौनी है, आधार कार्ड है, किसान की गाड़ी है, और उसमें केवल कितनी टालियाँ हैं तो उसको कैसे मैनेज रहेगा, जिससे कि जो हमारे कांटे ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा कांटे का हमने आश्वासन दिया है कि 3 कांटे हमारे जो है नवाबगंज में, 3 कांटे सफदरगंज में और 2 कांटे फतेहपुर में, उन्हीं में इस एक्स्ट्रा कांटे पे की तौर होगी। जो समय लगेगा वो इनको जो है क्लियर करेंगे। सर लगातार इस तरह की समस्या आ रही, किसानों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए अभी जान रहे हैं कि इसकी जो भी है हमारा 1 कांटा 300 कुंटल तौल है। मुरादाबाद में बिलारी थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 26 अक्टूबर को आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उस वक्त उसके घर में कोई भी मौजूद नहीं था। पीड़िता की मां का कहना है कि आरोपी सपा विधायक का करीबी है और वह पुलिस में जाने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। मेरी बेटी की संग जांचती हुई है और जांचती होने के बाद के लोग हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं बहुत। जब मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी का इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले। कि बड़े लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर थाने गई तो हम विधायक के रिश्तेदार हैं जो मौजूदा प्रधान है इस वक्त। क्या तो मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी का। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ और कितने दिन हो गए और अब तक पुलिस? मैं चंदौसी गई थी अपनी माँ के घर। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मैं चंदौसी गई थी 10 तारीख को 10 बजे दिन के। तो इन्होंने मुझे जाता हुआ देखी अदनान नाम के लड़के ने, जो नीचे रहता है दुकान में रहता है। वो ऊपर पूछा लगा मेरी बेटी से चम्मच और प्लेट मांगने। इसने गेट बंद करके मेरी लोरिएक्शन पूरा काम करा। ये परसों जो है पुलिस के संज्ञान में आया कि पीड़िता के मदर ने जो है तहरीर दी माता ने कि मेरी बच्ची के साथ ऐसे ये घटना हुई है 376 की। तो उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़िता के बयान हम दर्ज करा रहे हैं 64 CRPC के, और इसके बाद जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो शीघ्र जल्द की जाएगी। पीड़िता का मेडिकल का क्या प्रक्रिया चल रही है अभी तक? मेडिकल के लिए भी पीड़िता कल गई थी, तो उसमें जो भी उसको कहना था वहाँ पे उसने डॉक्टर के समक्ष अपनी बात रखी है। यहाँ जांच में स्पष्ट पता चला कि पुलिस अपनी सक्रियता के साथ काम कर रही है और हमारा
आयोग का काम संज्ञान लेकर सरकार की संस्थाओं के संज्ञान में लेना है, यानी महिला कल्याण बाल विकास के संज्ञान में लाना है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना है, मुख्य सचिव जी के संज्ञान में लाना है। तो मैं लखनऊ जाने से पहले यहाँ इस जांच में आया था और मुझे लगता है कि कार्रवाई बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई चल रही है और उसमें अगर कहीं पक्षपात अगर कहीं दिखाई देता है तो उसमें फिर सरकार की तरफ से कार्रवाई बहुत तीव्र होगी। तो यहाँ जो भी घटना हुई है उस घटना का संज्ञान लिया गया है, बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया है, यहाँ पुलिस ने भी संज्ञान लिया है, प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है, समाज के आम लोगों ने भी संज्ञान लिया है और सबका विचार ये है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और जो अभियुक्त है वो जेल के पीछे जाना चाहिए। तो पुलिस ने भी आज ये वायदा करा है, तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस इसमें अपनी सफल रहेगी और पीड़िता को न्याय दिलाने में कामयाबी हासिल करेगी। कुशीनगर में फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि यह एक फर्जी फाइनेंशियल कंपनी चला रहे थे और जनता को 6 महीने में 3 गुना पैसा देने का लालच देकर उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे थे। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2 ऑल्टो कार, 2 लैपटॉप, 7 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक के साथ लगभग 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वह फाइनेंशियल कंपनी का नाम बदलकर लोगों से कई सालों से ठगी कर रहे थे। ये जनपद में एक फाइनेंशियल कंपनी द्वारा लोगों को लालच दे करके कि 6 महीने में उनके पैसे को 3 गुना किया जाएगा, इस प्रकार का लालच देके फर्जीवाड़े का प्रकरण सामने आया है। इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से कुछ नकदी बरामद की गई है, लैपटॉप आदि मिले हैं। इसमें एक केसी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक फर्जी फाइनेंशियल कंपनी चलाई जा रही थी, जो कि इस नाम से रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है और इसके द्वारा लोगों को 6 माह में 3 गुना पैसे करके वापस करने की बात कही जा रही थी, जिसमें कि ये लगभग 27,000 से अधिक लोगों से इन्वेस्टमेंट करा चुके थे। इसकी एक शाखा गोरखपुर में भी है और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इनके द्वारा अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई जा रही थी। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, जिसमें से कि एक तमिलनाडु का अभियुक्त भी है, तो इस बात की जानकारी की जा रही है कि इसके अन्य कितने राज्यों में इसकी शाखाएं हैं और वहाँ कितने लोगों से इसमें फ्रॉड किया गया है। इससे पूर्व में इनके द्वारा एक दूसरी कंपनी बना करके, जो कि जनवरी 2020 में। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।